डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024 आ गई है और आज मैं आपको इससे रिलेटेड सारे डाउट्स जो आपके क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स मेरे को अक्सर यूट्यूब के बारे में आते हैं और जो कि द्वारका की जो डीडी की हाउसिंग स्कीम है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज इस सेक्शन में मैं सिर्फ और सिर्फ द्वारका हाउसिंग स्कीम के बारे में क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि एफोर्डेबल हाउसिंग को इस टाइम गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और उसी तहत द्वारका के अंदर भी डीडीए फ्लैट्स लेकर आ रहा है। कुछ अनसोल्ड इन्वेंट्री भी है, डीडीए उसको भी क्लियर करना चाहता है। तो वो सारे डिटेल, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आज इस वीडियो में आपको डिटेल में एक एक पॉइंट को क्लियर करते समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको सारी डिटेल से अवगत कराता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024, जैसे मैंने कहा आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले ये आपको बता दूं कि ये स्कीम जो है, द्वारका की जो स्कीम है वो ई ऑक्शन के थ्रू सेल होगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सेल नहीं होगी और टोटल 173 फ्लैट्स हैं जो सेल होने वाले हैं और ये 3 सेक्टर्स के अंदर आ रहा है। पहला सेक्टर 19B, द्वारका सेक्टर 19B, दूसरा सेक्टर 16B और तीसरा सेक्टर 14। इन 3 सेक्टर्स के अंदर ये स्कीम टोटल 173 फ्लैट आ रहे हैं और इस स्कीम का नाम है डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024। जैसे मैंने बताया कि ये ई ऑक्शन के थ्रू होगा। ये टोटल जो फ्लैट्स हैं 173, आपको सारे के सारे फ्लैट ई ऑक्शन के थ्रू दिए जाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट जैसा इसमें भी लिखा हुआ है कि सबसे पहला एडवर्टीजमेंट आया था 12/8/2024 को और जो ब्राउशर्स हैं वो अवेलेबल हुए हैं 28/2024 को। और जो हेल्प डेस्क है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो हेल्प डेस्क का भी डीडीए ने अरेंजमेंट किया है। हेल्प डेस्क की जो इन्फॉर्मेशन है, जो ट्रेनिंग है प्रॉपर ई ऑक्शन के लिए, ये आपको 28/2024 से मिलनी शुरू हो गई है। साथ में रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 21/8/2024 11 बजे से शुरू होकर ये जो लास्ट डेट है इसकी वो 16/9/2024 शाम 6 बजे तक ये बंद होगी। जो फाइनल डेट है सबमिशन की वो आपकी 19/9/2024 शाम 6 बजे तक की है और जो ई ऑक्शन है उसके शेड्यूल की डेट जो आएगी वो आपकी है 29/2024। और जो डेमो प्रैक्टिस है, अगर आप लेना चाहें तो लाइव ई ऑक्शन का डेमो प्रैक्टिस भी आप ले सकते हैं। इसकी डेट 21/9/2024 और 22/9/2024 और 23/9/2024, तीनों डेट्स में आप जाके लाइव ई ऑक्शन भी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। और जो ऑनलाइन ई ऑक्शन है फ्लैट वाइज, वो शेड्यूल बहुत जल्दी होगा और वो उसकी डेट है 24/9/2024, 25 और 26। 3 डेट को, क्योंकि फ्लैट बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दिन में सारे नहीं हो सकते, इसीलिए 3 डेट रखी गई हैं जिसमें ये ई ऑक्शन होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है। फ्लैट आपका एज इट वेयर इज बेसिस के ऊपर आपको मिलेगा और आपको अप्लाई करने से पहले खुद जाके उस पर विजिट करना है, सारी चीज़ें देखनी है। ये माना जाएगा कि आप उस फ्लैट को सही ढंग से पूरी तरह देख चुके हैं। सेकंड पॉइंट है कि वही अप्लाई कर सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड है, इसमें वही ईएमडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर प्रपोजल प्रिपरेशन कॉस्ट है वो आपको खुद बेयर करनी है। लैंग्वेज आप इंग्लिश और हिंदी यूज़ कर सकते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ ई ऑक्शन जो है वो आपको खुद अपने करनी है। इसको आप dda.gov.in पे जा सकते हैं और साथ में eservices.dda.org पे जा सकते हैं या dda.etender.sbi पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको टेंडर बनने का कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। फिर अमेंडमेंट जो है एट द टाइम ऑफ प्रियर टू द प्रपोजल ऑफ डेट, मतलब प्रपोजल ड्यू डेट से पहले इसमें कोई अमेंडमेंट हो सकती है, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी रखा जाएगा आपका सारा प्रोसेस। डीडी के पास ये राइट होगा कि वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके आपके प्रपोजल को। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और
जो डेट लास्ट डेट है उसको आपकी एज 18 ईयर्स की कंप्लीट होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट है तब तक आपकी एज 18 साल की होनी चाहिए। और यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी पहले से है भी दिल्ली में तब भी आप इसको भर सकते हैं, क्योंकि पहले डीडी ने देखा था कई बार रिस्ट्रिक्शन डालने से नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत कम आ रही थी, तो अब वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी। अगर आपके पास पहले कोई प्रॉपर्टी है तब भी आप इसको भर सकते हैं। आपको एप्लीकेंट जो है वो वही डिटेल डालेगा जो उसके सेविंग अकाउंट के अंदर है। एप्लीकेशन फॉर्म में नाम वही होना चाहिए। और ख़ास बात ध्यान देने वाली ये है कि परमानेंट अकाउंट नंबर जो आपका है वो अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड द सेम मस्ट बी कोटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेंट अपना परमानेंट अकाउंट नंबर ज़रूर मेंशन करें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर जॉइंट एप्लीकेंट हैं तो अंडर SC ST रिजर्व कैटेगरी द जॉइंट एप्लीकेंट को एप्लीकेंट शुड बी इन द फॉर्म। अगर जॉइंट एप्लीकेंट है और SC ST कैटेगरी है उस केस में आप ये ध्यान रखेंगे कि आप जॉइंट एप्लीकेंट के केस में एक आदमी एलिजिबल होना चाहिए और साथ में जो जॉइंट है वो आपका फैमिली मेंबर ही होना चाहिए। और अगर जॉइंट एप्लीकेशन आप अंडर वॉर विडोज, पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसे दिव्यांगजन कहते हैं, एक्स सर्विसमैन या अदर रिजर्व कैटेगरी में है तो उसके अंदर भी कैटेगरी में जॉइंट एप्लीकेंट जो आपका होगा वो विद इन दी फैमिली होगा एज डिफाइंड इन क्लॉज नंबर 5.8 बिलो। ये नीचे 5.8 में है। फैमिली फॉर क्लॉज 5.6 एंड 5.7 को इन्होंने डिफाइन किया है। अबव मीन्स अ पर्सन और हिज हर पेरेंट्स और हिज हर ब्लड रिलेटिव्स और हिज हर स्पाउस और एनी ऑफ हिज हर डिपेंडेंट रिलेटिव इंक्लूडिंग अनमैरिड चिल्ड्रन। यही लोग हैं जो आपकी फैमिली के अंदर काउंट होंगे। इसके सिवाय फैमिली के अंदर काउंट नहीं होंगे। तो जॉइंट एप्लीकेंट बनाते टाइम इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखा है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 5.10 नंबर है, इसमें क्लियर मेंशन है कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नोटेड दैट ओनली नेचुरल पर्सन विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द ई ऑक्शन। कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोई और लीगल एंटिटी शैल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द ई ऑक्शन प्रोसेस। ये लोग इस ई ऑक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको ये प्रॉपर्टी इंडिविजुअल ही लेनी होगी, नेचुरल पर्सन ही इस प्रॉपर्टी को ले सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं ई ऑक्शन डिटेल फॉर प्रेजेंट ऑक्शन। प्रोस्पेक्टिव बिडर शैल एंश्योर दैट फॉलोइंग बिफोर पार्टिसिपेटिंग द ई ऑक्शन। ये कंडीशंस हैं। पार्टिसिपेंट हैव देमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन ई ऑक्शन पोर्टल और इसकी जो फीस है वो 2500 है इंक्लूडिंग GST। मतलब आपको जो रजिस्ट्रेशन करने की फीस है वो इस बार 2500 रखी गई है और ये इंक्लूडिंग GST है। ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। और पार्टिसिपेंट शैल सेफली कीप देयर यूज़र ID एंड पासवर्ड। ये जनरल कंडीशंस है, ये आप भी जानते हैं। यूज़र ID पासवर्ड आपको किसी को बताना नहीं है, अपने पास संभाल के रखना है और ये इन्फॉर्मेशन किसी को देनी नहीं है। DDA विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ लॉगिन क्रेडेंशियल, इट इज सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट। मतलब ये आपको अपने यूजर ID पासवर्ड कहीं नहीं देने हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। DDA ये चीज़ क्लियर कर रहा है। इसके कारण अगर कोई लॉस होता है तो उसको आप खुद बेयर करेंगे। और आपको रेगुलरली चेक करते रहना है DDA के पोर्टल्स को, dda.gov.in और http://eservices.dda.org.in और साथ में DDA etender.sbi को आपको फर्दर अपडेट्स के लिए ये चीज़ें हैं जो चेक करते रहनी है। और बिडर्स आर एडवाइज टू चेंज द पासवर्ड इमीडिएटली ऑन रेसिप्ट फ्रॉम द ई ऑक्शन पोर्टल। जैसे ई ऑक्शन पोर्टल से आपका काम होता है वैसे ही आप इमीडिएटली पासवर्ड को चेंज करने की भी यहाँ सलाह दी गई है। EMD के बारे में दिया गया है। MIG 2 BHK अगर आप ले रहे हैं तो इसका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो 10 लाख है। HIG 3 BHK का 15 लाख है। HIG 4 BHK का यहाँ पर 20 लाख रुपीज है। HIG पेंट हाउस 5 BHK यहाँ 25 लाख रुपीज है। तो ये आपको EMD अमाउंट पे करनी है और ये EMD shall be payable online through NEFT, RTGS, e-payment on e-auction portal which can be accessed on visiting dda.etender.sbi। तो ये आपको पेमेंट इस मेथड से करनी है, NEFT, RTGS और ई पेमेंट के थ्रू। अगर आप सक्सेसफुल एप्लीकेंट हो जाते हैं और फिर आप रिफंड मांगते हैं
तो उस केस में आपका पैसा रिफंड नहीं होगा और जो अमाउंट ईएमडी के अंदर पेड है वो आपकी प्रॉपर्टी में एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ईच फ्लैट इज टू बी सबमिटेड सेपरेटली विद सेपरेट ईएमडी एंड प्रोसेसिंग फी। ये आपको ध्यान देने वाली चीज़, अलग अलग फ्लैट की आपको अलग अलग प्रोसेसिंग फ़ी भरनी है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो भी अलग अलग ही भरना है आपको। बिडिंग के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको डिटेल में बताऊंगा कि बिडिंग प्रोसेस क्या है। बिड टाइम वैसे आपको बता देता हूँ। फॉर द ई ऑक्शन विल बी अनाउंस्ड ऑन डीडीए वेबसाइट एंड पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द डीडीए वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट्स। मतलब ये आपको रेगुलर अपडेट डीडीए की वेबसाइट से मिलता रहेगा। वंस द ई बिड इज प्लेस्ड द बिडर cannot reduce or withdraw it from whatever reason. If done so the EMD shall be forfeited. आप उसको modify नहीं कर सकते, reduce या withdraw नहीं कर सकते हैं। E-auction के अंदर the maximum increment that can be placed by the bidder at the time would be 50 times the minimum increment value as stated in the table below. Penthouse की minimum जो increment value per flat on multiple thereof है वो 2 लाख है, सुपर HIG में 1,50,000 है, HIG के अंदर 1 लाख है और MIG के अंदर 50,000 है। टाइम एक्सटेंशन इफ द बिडिंग कंटिन्यूज टिल द लास्ट 5 मिनट ऑफ द शेड्यूल एक्सटेंडेड। क्लोजिंग टाइम ऑफ द ऑक्शन द बिडिंग टाइम शैल बी ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 5 मिनट्स। द बिडिंग विल बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 20 मिनट्स। ट्रेनिंग और असिस्टेंस के लिए आपको डीडीए डी ब्लॉक विकास सदन जाना पड़ेगा, वहां से आप ट्रेनिंग और असिस्टेंस ले सकते हैं। रिजेक्शन ऑफ बिड्स, जैसे मैंने शुरू में बताया था, डीडीए रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एनी ऑल बिड्स विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। जैसे मैंने शुरू में बताया था, द फ्लैट्स आर बीइंग ऑफर्ड बाय डीडीए ऑन एज इज वेयर इज बेसिस। द बिडर में कैरी आउट फील्ड विजिट टू एक्सेस द फ्लैट्स ऑफर्ड एट एनी टाइम एट हिज ओन कॉस्ट। खुद अपनी कॉस्ट पे जाके आपको ऑक्शन में पार्टिसिपेट लेने से पहले उसको विजिट करना जरूरी है। द बिडर इज एक्सपेक्टेड टू एग्जामिन केयरफुली द कंटेंट्स ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड। फेलियर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ई ऑक्शन डॉक्यूमेंट विल बी एट द बिडर्स ओन रिस्क। रिफंड के केस में नो रिफंड इन द केस ऑफ सरेंडर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है कि अगर आप सरेंडर कर रहे हैं तो आपका अमाउंट जो डिपॉजिटेड है उस पर कोई रिफंड नहीं होने वाला है। और अनसक्सेसफुल जो एप्लीकेंट्स हैं उस केस के अंदर आपका जो अमाउंट है वो रिटर्न होगा सेम अकाउंट में जो आपने भरा है बुकिंग के टाइम पे। इसी के थ्रू वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। जी हाँ, रिजर्वेशन जो 15% ऑफ द फ्लैट एप्लीकेंट्स है वो SC कैटेगरी के अंदर रिजर्व है। ST कैटेगरी के लिए 7.5% है, 1% वॉर विडोज के लिए है और 5% रिजर्वेशन जो है वो विद डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांगजन के लिए है, एज डिफाइंड इन सेक्शन 37A ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसके अंदर जो डिफाइन का क्राइटेरिया दिया हुआ है उस हिसाब से उनको 5% रिजर्वेशन कैटेगरी में रखा गया है और 1% एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है। अब जान लीजिए वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो ई ऑक्शन के बाद और बिफोर पोजीशन आपको सबमिट करने हैं। आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड चाहिए, इशूड अलॉटेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। साथ में आपको आइडेंटिटी प्रूफ में जैसे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, गवर्नमेंट आई कार्ड, इलेक्शन आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड विद फोटो। राशन कार्ड है तो विद फोटो होनी चाहिए, राशन कार्ड में फोटो होती है, ऑफ द पर्सन हुज फोटो इज अफिक्स्ड, और आधार कार्ड, अपलोड एनीवन। इन सब में से कोई एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए लगाना है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के अंदर क्या क्या आता है? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस टैक्स रेसिप्ट, बैंक पासबुक। ये भी सब आपके प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के अंदर काउंट होते हैं। साथ में आधार कार्ड। इन सब में से कोई एक चीज़ आपको डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस अपलोड करना है। रिजर्व कैटेगरी की अलग कंडीशंस दी हुई हैं साथ में, वो भी आप, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसमें से आप वो जाके चीज़ें देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ जो मास लोगों के लिए है। अदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको कवर करने हैं? A self-attested copy of bank account passbook, bank statement from which the price of the flat has been deposited along with
द पेमेंट प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको देना है। एफिडेविट साथ में आपको लगाना है एज पर परफॉर्मा गिवन इन एनेक्सर बी ऑफ द स्कीम ब्राउचर। स्कीम ब्राउचर के अंदर एनेक्सर बी के अंदर एक एफिडेविट का परफॉर्मा दिया है, ये भी आपको भर के लगाना है। साथ में अंडरटेकिंग लगानी है एज पर परफॉर्मा, ये एनेक्सर सी के अंदर दिया हुआ है स्कीम ब्राउचर के अंदर, ये भी आपको अंडरटेकिंग इसके अंदर देनी है। इन एडिशन टू अबव द डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन द ऑनलाइन पोर्टल फॉर पोजीशन नीड्स टू बी सबमिटेड विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ एनी रिक्वायर्ड। ये भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन पोर्टल पे मेंशन होंगे फॉर पोजीशन। अगर पोजीशन आप ले रहे हैं, प्रॉपर्टी का आपका ड्रॉ में नाम निकला, पोजीशन की बारी आई, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको यहाँ देने की ज़रूरत है। रिजर्व प्राइस ऑफ द फ्लैट, अब बात करते हैं रिजर्व प्राइस की। जी हाँ, रिजर्व प्राइस जो है, बिडिंग विल नॉट बी परमिसेबल बिलो द रिजर्व प्राइस ऑफ द रेजिडेंशियल फ्लैट। रिजर्व प्राइस जो दिया हुआ है उसके नीचे बिडिंग नहीं खुलेगी, और बिडिंग खुलने के बाद उसके ऊपर ही जाएगी। क्या क्या मल्टीपल्स में जाएगी ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन ई ऑक्शन, रिजल्ट जो है वो आपका डिस्प्ले होगा DDA की वेबसाइट dda.gov.in पे, या फिर https://eservices.dda.org पे, या dda-etender.sbi पे। यहाँ पे आपका ये रिजल्ट ऑनलाइन यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। द डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर विल बी इशू टू द सक्सेसफुल H1 बिडर आफ्टर अप्रूवल ऑफ competent authority through online mode of Awas portal https://eservice.dda.org, and it will be sole responsibility of the applicant to regularly check it online portal। वही बात, आपको हमेशा ऑनलाइन पोर्टल चेक करते रहना है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है खुद चेक करने की। द फ्लैट विच डू नॉट रिसीव एनी बिट्स विल बी ऑफर्ड बाय DDA सब्सिक्वेंटली एज पर हिज ओन डिस्क्रिशन डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ पेमेंट की। The price of the flat is to be deposited within 60 days from the date of issue of demand cum allotment letter। 60 दिनों के अंदर ही आपको बाकी पेमेंट करनी है। जब अलॉटमेंट लेटर इशू होगा, अलॉटमेंट लेटर भी आपको कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन ही इशू हो जाएगा। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो उस केस में दो ऑप्शन आपके पास पेमेंट के हैं, एक अलॉटमेंट ऑन हायर परचेज बेसिस और कैश डाउन बेसिस। द इनिशियल पेमेंट in case of higher purchase of the allotment will be 25% of the total price that has to be deposited within 60 days। 25% आपको 60 दिन के अंदर अंदर देना है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स देना है, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर चार्ज होगा। जब आप इंटरेस्ट लगा ही रहे हो तो आप एक एडिशनल फैसिलिटी क्या दे रहे हो? ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिजनेबल है और रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर है, लेकिन कोई बहुत बड़ी आपने वो फैसिलिटी नहीं दी। ठीक है, पर जो कंडीशन है वो मैंने आपको बताई। फर्दर टाइम ऑफ 30 days ओवर एंड अबव पीरियड स्टेटेड इन पैरा 12.1 और 12.2 विल बी अवेलेबल टू द अलॉटी सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब 10% इंटरेस्ट का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। इफ द डिमांड अमाउंट is not paid by the allotee within time prescribed in demand cum allotment letter, the allotment of the flat will be stand cancelled without any notice and will be made available for the allotment to others। In such event the entire EMD will be forfeited। आपको अगर आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद आपको पेमेंट भी करनी है, उसमें ढिलाई बरतेंगे तो आपका अमाउंट कैंसिल हो सकता है। मेथड ऑफ पेमेंट्स, मेथड ऑफ पेमेंट के बारे में दिया हुआ है। NEFT, RTGS, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं ऑन SBI ई ऑक्शन पोर्टल थ्रू ऑनलाइन चलान जनरेशन ओनली। ऑनलाइन चलान जनरेट होगा, उसके थ्रू आप इन मेथड्स के थ्रू पे कर सकते हैं। द एप्लीकेंट शुड अप्लाई फॉर होम लोन इंटीमेशन थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ DDA at eservices.dda.org.in। आपको अगर होम लोन अवेल करना है, मॉर्गेज करना है, तो अलाउइंग इंस्टीट्यूशन विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ DDA सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द फर्स्ट लीन। DDA की कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, DDA अलाउ करता है तभी आप लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। ओनली 1 RWA विल बी रजिस्टर्ड फॉर 1 पॉकेट विच विल बी कंसिडर्ड एज 1 हाउसिंग एस्टेट। All allotee of each pocket shall mandatory to have the become member of the concerned RWA। आपको RWA का मेंबर बनना वहां जरूरी है। एक अपफ्रंट कॉर्पस है, ये कॉर्पस जैसे प्राइवेट डेवलपर्स जनरली IFMS लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे DDA का ये अपफ्रंट
पेमेंट एज कॉर्पस फंड है, जो कि MIG के लिए 1.5 लाख रुपए है, HIG के लिए 2.5 लाख रुपए है। इस पे GST अलग है, GST मिला के 1,77,000 MIG के लिए है, HIG के लिए 2,95,000 है और सुपर HIG के लिए 3,54,000 है। पेंट हाउस के लिए ये 4,13,000 रुपीज़ है। ये IFMS की तरह आपका कॉर्पस होगा, जो कि कोई बड़ा अगर लॉस होता है, कोई जेनसेट खराब हो गया, कोई बड़ा जेनसेट चेंज करना पड़ रहा है, तो उस केस में ये IFMS यूज होता है। द कॉर्पस फंड विल बी यूज्ड फॉर मेजर मेंटेनेंस वर्क कैरिड आउट इन द हाउसिंग एस्टेट। मंथली मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में दिया हुआ है। मंथली मेंटेनेंस चार्जेस पर स्क्वायर फीट पर मंथ MIG के लिए 2 रुपीज़, HIG के लिए 2.5, सुपर HIG के लिए 3 और पेंट हाउस के लिए 3 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ये आपका ऑन प्लिंथ एरिया है, ये बात आपको ध्यान देने वाली है। GST इसमें अलग से लगेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि चार्जेस मेंशन्ड इन 1 and 2 ऑफ द अबव, दैट इज अपफ्रंट पेमेंट एज कॉर्पस फंड एंड मंथली मेंटेनेंस चार्जेस फॉर 1 year would not be included in the calculation of the reserve price. The same would be charged in the demand at the time of issuance of डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर। मतलब 1 साल का आपको मेंटेनेंस एडवांस भी, जैसे प्राइवेट डेवलपर डिपॉजिट ले लेते हैं, वैसे यहाँ पर भी करने की ज़रूरत है। डे टू डे मेंटेनेंस जो है वो ग्रीन एरिया की, वो सब RWA की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। RWA उस चीज़ को मेंटेन करेगी। पोजीशन ऑफ फ्लैट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बता दूँ। The allotee shall be entitled to take possession only after she has paid all the dues and complete all the requisite formalities and furnished/executed all the required document mentioned in the scheme brochure and demand cum allotment letter। सारी कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी आपको उसका पोजीशन मिलेगा। पोजीशन लेटर विल बी issued online mode only and the allotee has to upload self-attested copy of the requisite documents। सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप जमा करेंगे तभी आपको पोजीशन लेटर ये वहाँ से ऑनलाइन जनरेट होने वाला है। आफ्टर इश्यूएंस ऑफ पोजीशन लेटर, allotee हैज टू टेक पोजीशन। इफ द allotee डज नॉट टेक पोजीशन ऑफ द फ्लैट विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ पोजीशन लेटर, ही शैल बी लायबल टू पे वॉच एंड वार्ड चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने 3 महीने से डिले कर दिया तो वॉच एंड वार्ड चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे एट द प्रिस्क्राइब डेट बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ पोजीशन लेटर। मतलब अगर आपने पे नहीं किया तो आपसे DDA एडिशनल चार्ज वॉच एंड वार्ड चार्जेस के नाम से एडिशनल लेने वाला है। फ्लैट आर बीइंग ऑफर्ड इन ऑन एज इन वेयर बेसिस, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसको DDA बाद में कुछ एंटरटेन नहीं करने वाला। इससे रिलेटेड नॉट एंटरटेन अ कंप्लेंट अबाउट द प्राइस ऑफ द फ्लैट, डिजाइन एंड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल इशूड, वर्कमैनशिप और एनी अदर डिफेक्ट्स क्या होते हैं वो सब आपको ऑलरेडी पता है और DDA को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लेकिन DDA ने क्लियर मेंशन कर दिया है कि बाद में आपकी कोई भी परेशानी नहीं समझी जाएगी। आपको लेने से पहले सारी चीज़ें देख लेनी है। बाद में क्वालिटी से रिलेटेड कंप्लेंट या प्राइस से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड या मटेरियल यूज्ड, वर्कमैनशिप से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट आपकी नहीं ली जाएगी। द कन्वेंस डीड फ्री होल्ड पेपर्स विल बी इशूड आफ्टर receiving a request by allotee and taking over physical possession of the flat. The allotee may reserve the date of execution of conveyance deed online। आपको conveyance deed के लिए DDA के पास एक ऑनलाइन डेट का ऑप्शन आएगा। आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इस दिन मुझे conveyance deed कराना है, उस दिन आपको conveyance deed कराने का DDA ऑप्शन देगा। मतलब इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आ रहा है ई स्टैंपिंग से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन जो होगा conveyance deed वगैरह का, वो सब allotee उसे बॉर्न करने वाला है। ये चीज़ कन्वेंस डीड से रिलेटेड दी हुई है। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ द allotee। ऑल अलॉटमेंट शैल मेड ऑन फ्री होल्ड बेसिस। ये प्रॉपर्टी सारी आपकी फ्री होल्ड है। However, the title shall be transferred only when the conveyance deed is executed in the favor of allotee and it is registered in the office of sub registrar। For person डिसेबिलिटी के केस के अंदर कन्वेंस डीड विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर रिलाइजेशन ऑफ एंटायर प्राइस ऑफ द फ्लैट विद इंटरेस्ट एंड अदर ड्यूज इन केस ऑफ HP। मतलब आप सोचें कि मैं आज बुक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं पोजीशन से पहले ही इसको बेच दूंगा,
तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको पूरा पोजीशन लेकर जिसके नाम अलॉटमेंट है उसी के नाम कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ही आप इसे बेच सकते हैं। फिर बात आती है इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन के लिए डिटेल दी हुई है। द्वारका सेक्टर 19B में पेंट हाउस, ये नंबर दिया हुआ है, सैंपल फ्लैट है। सुपर HIG का ये दिया हुआ एड्रेस और HIG का E203। यहाँ पर आपको श्री अफजल हुसैन मिलेंगे, ये उनका नंबर दिया हुआ है, और श्री रितेश जेई मिलेंगे, उनका नंबर दिया हुआ है। द्वारका सेक्टर 14 में अगर आप जा रहे हैं तो MIG B1104 सैंपल फ्लैट है। मिस्टर पुलकित और आशा जी यहाँ पे मिलेंगी आपको, ये आप इनके कांटेक्ट करके सैंपल फ्लैट देख सकते हैं। द्वारका सेक्टर 16B के अंदर MIG फ्लैट नंबर 227 है, या मिस्टर अनिल बंसीवाल मिलेंगे आपको। और द्वारका सेक्टर 19B के अंदर MIG फ्लैट नंबर 120 है, श्री अनिल बंसीवाल जी मिलेंगे, और ये इनके नंबर्स हैं। इनके नंबर पे भी आप बात करके जाके फ्लैट का इंस्पेक्शन प्रॉपर्टी EMD भरने से पहले कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एनेक्शर A की। एनेक्शर A क्या है? डिटेल्स ऑफ फ्लैट एंड टेंटेटिव रिजर्व प्राइस। चूंकि मैंने आपको बताया ये ऑक्शन में जाएगा तो यहाँ रिजर्व प्राइस को फिक्स किया गया, इसके नीचे प्रॉपर्टी आप बाय नहीं कर सकते। ऑक्शन में, ई ऑक्शन में बेसिकली कितना ऊपर जाएगा वो कितने बिडर्स आए हैं उस फ्लैट के अगेंस्ट में, उस पर डिपेंड करता है। द्वारका सेक्टर 19B फेज 2 के अंदर नंबर ऑफ फ्लैट 1 है, और इसका जो प्लिंथ एरिया है 424.767 है, और टेंटेटिव प्राइस 519 लाख, मतलब 5 करोड़ 19 लाख है। द्वारका सेक्टर 19B के अंदर नंबर ऑफ फ्लैट्स 4 है। सुपर HIG जिसका प्लिंथ एरिया 211.657 है स्क्वायर मीटर में, और ये 2.59 CR का है। वहीं द्वारका सेक्टर 19B के अंदर फेज 2 जो है इसमें 21 फ्लैट हैं। HIG 171.52 186.09 है स्क्वायर मीटर में प्लिंथ एरिया, और रिजर्व प्राइस 2.10 CR से 2.28 CR है। द्वारका सेक्टर 14 में फेज 2 के अंदर टोटल 98 फ्लैट्स हैं। MIG 116.27 से 132.35 स्क्वायर मीटर का इसका प्लिंथ एरिया है। इसका जो प्राइस है 1.28 CR टू 1.47 CR रिजर्व प्राइस की बात कर रहा हूं मैं। द्वारका सेक्टर 16B पॉकेट 2 के अंदर 14 फ्लैट्स हैं। 120.35 से लेकर 132.77 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया है। 1.29 CR से 1.43 CR इसका प्राइस है। द्वारका सेक्टर 19B पॉकेट 3 के अंदर टोटल 35 फ्लैट्स हैं। 119.66 से 129.98 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया है। इसका रिजर्व प्राइस है 1.31 CR से 1.43 CR। प्लिंथ एरिया आपके मन में हुआ कि प्लिंथ एरिया क्या है? प्लिंथ एरिया को डिफाइन किया है। प्लिंथ एरिया इंक्लूड्स कॉमन एरिया एंड इट मे वेरी फ्रॉम फ्लैट टू फ्लैट, क्योंकि साइज थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो प्लिंथ एरिया को प्रॉपर यहाँ डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे एक कंडीशन और बताई हुई है, एवरी पेंट हाउस एंड सुपर HIG विल बी एंटाइटल्ड टू हैव 2 पार्किंग स्पेस एंड एवरी HIG एंड MIG विल बी एंटाइटल्ड टू हैव 1 पार्किंग स्पेस। ये भी इसके अंदर मेंशन की हुई है। ये एफिडेविट जैसे मैंने आपको बताया, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसका फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है, वो आप नीचे चेक कर सकते हैं। ये अंडरटेकिंग साथ में लगी हुई है, उसका फॉर्मेट भी इसमें दिया हुआ है। तो ये तो थी वो डिटेल्स जो ई ऑक्शन बेसिस पे द्वारका के अंदर प्रॉपर्टीज आ रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके लेआउट के बारे में भी बताऊंगा, फ्लैट का क्या लेआउट है और पूरी ग्रुप हाउसिंग का क्या लेआउट है, इस पे भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। और जो अलग अलग स्कीम्स आ रही हैं मैं उनके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि 2 और स्कीम्स हैं जो DD ने निकाली हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे भी है, या और भी स्कीम जो आ रही हैं DD की, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी DD की कम निकलती है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं। आम आदमी भी इसको अप्लाई कर सकता है। तो चलिए अब मुझे यहीं इजाज़त दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो मुझे आपको देनी है। इसीलिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।